हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें करना है। क्लास 1 में जब हम बात कर रहे थे तो आई हैव टोल्ड यू दैट जीएसटी मेड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। शुरू में 1 जुलाई को उसे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं किया गया था। कुछ दिनों बाद इट वाज आल्सो मेड एप्लीकेशन टू जम्मू एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब इसका मतलब जो जीएसटी है वो पूरे इंडिया 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में बच्चे एप्लीकेबल था। ठीक है। दो यूनियन टेरिटरीज दो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुदुचेरी, क्योंकि इनके अपने स्टेट लेजिस्लेचर है, इनकी अपनी स्टेट असेंबली है, इनके अपने इलेक्शन होते हैं, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो देख रेख करते हैं पूरी यूनियन टेरिटरी की। तो इनके ऊपर एसजीएसटी एक्ट और 29 स्टेट्स के ऊपर भी एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल किया गया। मतलब इन 29 स्टेट्स के अपने स्टेट जीएसटी और इन दो यूनियन टेरिटरी के भी अपने स्टेट जीएसटी एक्ट हैं। ठीक है जी। मगर ये जो 5 यूनियन टेरिटरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इनकी अपनी लेजिस्लेटिव कोई असेंबली नहीं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। मतलब 2019 अगस्त से पहले, जरा ध्यान रखिएगा, अगस्त 2019 से पहले हमारे यहां पर 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज का अपना स्टेट लेजिस्लेचर होता था। ठीक है। तो कुल मिलाकर 29 प्लस 2 31 31 में, मतलब इंडिया में कुल मिलाकर 31 स्टेट जीएसटी अवेलेबल होते थे। ठीक है। और 5 यूनियन टेरिटरीज पर यूटी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता था। यूटी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता था। अब इंपॉर्टेंट क्या है जिसके ऊपर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता है अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रिविलेजेस थी, स्पेशल जो उसका दर्जा था, ठीक है, स्टेटस था, उसको विड्रॉ कर लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी, उसे स्टेट का स्टेटस वापस लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा होता था। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इंक्लूडिंग लद्दाख, एक स्टेट हुआ करती थी, मगर उसे सेपरेट किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मगर जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा गया, उसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, उसके इलेक्शन कराए गए। ठीक है। उसकी अपनी सरकार, ठीक है, इलेक्शन के लिए कहा गया और कहा गया आप अपनी यहां पर सरकार बनाएंगे। अब जरा ध्यान से बेटा समझिएगा, जीएसटी में इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। ठीक है। पॉलिटिकली हम बात नहीं करें, जीएसटी में इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जीएसटी में इसका इंपैक्ट क्या हुआ। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारी जो स्टेट्स थी वो 29 की जगह बेटा हो गई 28 स्टेट्स। और क्योंकि दो नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो ये 7 की जगह हो गई 9 यूनियन टेरिटरीज। कुछ ऐसा हुआ। देखो टोटल पे कुल मिलाकर पहले कितना था, पहले था 29 प्लस 7 इक्वल टू 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, तो ये हो गई 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज, कुल मिलाकर हो गई 37। और उसके बाद फिर क्या करा गया, देखिए क्या कहा गया, गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया। गवर्नमेंट ने दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर बेटा आपका एमसीक्यू बनेगा। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके एग्जाम के लिए, जीएसटी 28 स्टेट्स
ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास सिचुएशन 28 स्टेट, और क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी है मर्ज कर दिया गया, ठीक है, दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक कर दिया गया, तो ये हो गए बेटा 8, तो कुल मिलाकर ये फिर हो गए हमारे पास 36। ठीक है, मतलब शुरू में भी 36 थे, अभी भी 36 हैं, बीच में कुछ समय के लिए 37 थे, मगर शुरू में था 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, प्रेजेंटली हैं 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। अब इस 8 यूनियन टेरिटरीज में से समझना 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुदुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसका अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, और ये 29 स्टेट्स, तो प्रेजेंटली कुल मिलाकर 29 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में बच्चे एसजीएसटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है। एसजीएसटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है। अभी हम गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, इसके बाद, और वहां पर हम ये पूरा चेक करेंगे, एग्जामिनेशन पढ़ने से ध्यान रखना। और बाकी की 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, जिनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है बेटा, इनके ऊपर लगता है यूटीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक है जी, और ये कौन कौन सी हैं, अब देखिए, अंडमान एंड निकोबार पहले भी था, अभी भी है, अंडमान है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नंबर 2 लक्षद्वीप। नंबर 3 जो हमने लिया था उसी सीक्वेंस में थे, चंडीगढ़। चंडीगढ़। नंबर 4, अब 4 में बेटा क्या हुआ, ये दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इनको मर्ज कर दिया गया, तो ये हो गया दादरा नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव। और फिर एक नई यूनियन टेरिटरी हमारे पास ऐड हो गई, ये है लद्दाख। ये देखिए, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली जीएसटी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल है, जिसमें से 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूनियन टेरिटरी का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उनके ऊपर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो प्रेजेंटली 28 प्लस 3 31 एसजीएसटी एक्ट्स इंडिया में बेटा एप्लीकेबल हैं, बट ऑब्वियसली एसजीएसटी एक्ट हमें पढ़ने नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। और 5 यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट हमारे एप्लीकेबल होते हैं, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, नंबर के ऊपर, नाम के ऊपर, तो इनको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा अमेंडमेंट था जो मुझे आपको बताना है। और एक चीज ये बार बार ध्यान रखिएगा, एसजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज तो हमें 31 स्टेट जीएसटी एक्ट पढ़ने पड़े, बट सभी एसजीएसटी एक्ट सीजीएसटी एक्ट पर ही बेस्ड है। तो हमारे जो पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा वो सीजीएसटी एक्ट पे रहेगा, उसके सेक्शंस को हम एनालाइज करेंगे, वहीं पर जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो एप्लीकेबल की गई हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है एसजीएसटी एक्ट्स में। ठीक है, यह रेफरेंस दिया गया है कि इस वर्ड का मीनिंग वही होगा जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। इवन इन यूजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट आपके कोर्स में शामिल तो किया गया है, ठीक है बेटा, आपके कोर्स में शामिल तो किया गया है, बट
यूटीजीएसटी एक्ट का एक ओवरव्यू है, ठीक है। ये प्रोफेशनल लेवल में थोड़ा सा इसके ऊपर बनेगा, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना है हमें। चलिए, तो ये एमसीक्यू के लिए एक रहा, इसके ऊपर 1 से 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। अब वापस आते हैं जो इस क्लास का हमारा मेन टॉपिक जो है जीएसटी काउंसिल, इसके ऊपर भी आप 1 या 2 बेटा एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सीधे चलते हैं आपके स्टडी मॉड्यूल पर। देखिए इसका रोल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया, और वहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो अगर कहें कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरे जीएसटी को बनाया वो है जीएसटी काउंसिल। तो बेटा जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, जितने भी जो भी जीएसटी कानून इंडिया में बनेगा ना वो जीएसटी काउंसिल ने बनाए हैं। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर टाइम टू टाइम इसके ऊपर अमेंडमेंट होते हैं। तो अगर जीएसटी में कोई अमेंडमेंट करनी है तो जीएसटी काउंसिल वो अमेंडमेंट को रिकमेंडेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जब उसको नोटिफाई करते हैं, उसको नोटिफिकेशन इशू करते हैं, उस डेट पर वो जो रिकमेंडेशन होती है वो कानून का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के ऊपर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब जीएसटी काउंसिल में होता कौन कौन है देखिएगा। ये जो पहला पॉइंट है ये तो ऑलरेडी हो चुका है। ये क्या था, द प्रेसिडेंट shall within 60 days from the date of commencement of constitution 101st amendment 2016, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी दैट जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट ए काउंसिल टू बी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल। तो जब जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 बनकर तैयार हो गया था तो उसके 60 डेज के अंदर, ठीक है, उसके 60 डेज के अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्डर से ये 60 डेज के बाद जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। भाई ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो जीएसटी काउंसिल तो बन चुकी थी, ठीक है, मगर इसके ऊपर एक एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 डेज वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिकल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये तो इमीडिएटली काउंसिल बन गई थी। अब जीएसटी काउंसिल में होता कौन कौन है, इसके ऊपर एमसीक्यू आपका बन सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी में पार्टिसिपेटिंग स्टेट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, ड्यूअल सिस्टम हमारे यहां पर है। तो जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो होगा इस जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन, ये होंगे बेटा नंबर 1, मतलब नंबर ऑफ मेंबर कितने हुए, 1। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये भी सिंगल व्यक्ति होता है तो ये भी होंगे 1, और इनकी स्टेटस क्या होगा, ये उसके मेंबर होंगे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। और 3 यूनियन टेरिटरीज के केस में उन यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन और any other minister nominated by each state to the government। मतलब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होगा, जीएसटी काउंसिल में जो हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, प्लस यूनियन गवर्नमेंट के मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ फाइनेंस, और प्लस जितनी भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट से उनका एक एक व्यक्ति इसका मेंबर होगा। वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वो उस स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, वो उस स्टेट का टैक्सेशन मिनिस्टर भी हो सकता है, या कोई भी मिनिस्टर होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल में भेजना चाहती है। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, डायरेक्टली आपके लिए मैंने यहां पर ओपन करी हुई थी, डायरेक्टली जो साइट है उस साइट पर चलते हैं। जो साइट है जीएसटी काउंसिल की साइट पर मैं लेकर आया हूं आपको बेटा, ठीक है। ये डेट्स तो आपको पुरानी नजर आ रही हैं जब वो इसके मेंबर बने थे। प्रेजेंटली जब मैं ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये डेट्स कब की हैं, ये डेट्स आज से 2 साल पुरानी है, ठीक है। ये 2 साल पुरानी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, जिस डेट पर ये काउंसिल के मेंबर बने थे ये वो डेट है। अब जरा समझिएगा यहाँ पर,
आपसे क्या कहा हमने भाई, यहाँ पर तो ये मार्क भी काम नहीं करेगा। अच्छा चलो देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ जीएसटी का मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल सबसे पहले कौन है, हमने क्या बात की थी, ये है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये होंगे चेयर पर्सन। ठीक है, तो जो चेयर पर्सन प्रेजेंटली हैं जीएसटी काउंसिल की, ये होती हैं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो प्रेजेंटली हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये है वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। नंबर 2 पे कौन था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो प्रेजेंटली हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये भी बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 2 व्यक्ति होंगे। कौन होंगे, एक होंगी चेयरपर्सन जो होंगी फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरे होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो प्रेजेंटली हमारे पास हैं श्री अनुराग ठाकुर। इसके ऊपर इनके ऊपर नहीं आएगा, डोंट वरी, वो आपसे नाम नहीं पूछने वाले हैं। अब जरा समझिएगा, बाकी आपसे क्या कहा था, हर स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज अपने एक एक व्यक्ति को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगी, जो मेंबर होंगे। और ये व्यक्ति उस स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, टैक्स मिनिस्टर भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रही है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से दे रहा हूं, जैसे आंध्र प्रदेश के हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड लेजिस्लेटर अफेयर। ठीक है, अब समझिएगा ये कुल कितने होंगे, मुझे जरा ये बताओ कि प्रेजेंटली जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, टोटल मेंबर्स कितने हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, टोटल कितने व्यक्ति होंगे जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल में 2 व्यक्ति तो होंगे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और एक एक व्यक्ति होगा हर स्टेट की तरफ से, प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज की तरफ से। तो बेटा जरा ध्यान से समझो, अभी क्या बताया था आपको मैंने, प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, और मेंबर्स कितने होंगे, हर स्टेट का एक मेंबर होगा, तो 28 मेंबर। और यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना लेजिस्लेचर है, 3 यूनियन टेरिटरीज, उनकी भी तरफ से भी एक एक मेंबर आएंगे, प्लस 3, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी, कुल मिलाकर कितने हो गए 31। तो जो 31 मेंबर्स हैं ये होंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की तरफ से। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितने मेंबर होंगे 2, फाइनेंस मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, कितने हो गए 33 मेंबर्स होने चाहिए कुल मिलाकर। आइए एक बार चेक करते हैं, ये देखिए नंबर से एक बार सिर्फ यहां पर आप चेक कर लीजिए, मुझे सिर्फ यही आपको चेक कराना था बेटा। नंबर चेक कीजिए, लास्ट नंबर 23, ये नजर आ रहा है यहाँ पर, मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नंबर 33, तो कुल मिलाकर 33 में से अगर आप देखेंगे, ठीक है 28 स्टेट्स हैं, और 1 बाय 1 चेक करते हैं यहाँ पर। पुदुचेरी, ठीक है, ये देखिए पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर दूसरा यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटर, और थर्ड दिल्ली। ठीक है, प्रेजेंटली जो देखिए जो मनीष सिसोदिया है वो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर है, वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। बट हमारे पास क्या था कि जीएसटी काउंसिल में स्टेट या यूनियन टेरिटरी की तरफ से कौन आ सकते हैं, उस स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्टर या एनी अदर मिनिस्टर। ठीक है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने मेंबर्स हो गए बेटा 33। बस इतना ही काम था इस साइट का। अब चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। ठीक है, तो कितने हैं इनके ऊपर आपका एमसीक्यू बेटा बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, डन। द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल रेफर टू इन सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 2, मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जो 28 स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरी 31 मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में से एक को चुना जाएगा वाइस चेयर पर्सन या वाइस चेयरमैन। ठीक है, ये चेयरपर्सन वर्ड यूज किया गया क्योंकि चेयरपर्सन वर्ड मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, चेयरमैन केवल मेल के लिए, चेयरवुमेन नहीं होता, चेयरपर्सन कहलाता है, तो वर्ड चेयरपर्सन है। ठीक है, दिस
shall as soon as possible choose one amongst themselves to be vice chairman of the council। ठीक है जी, तो चेयरपर्सन कौन होती है, हेड पे कौन है, वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, तो ये वाला जो व्यक्ति है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बेटा, ये मेंबर ही रहेगा। ये व्यक्ति कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस चेयरपर्सन नहीं बन सकता। तो जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो 28 स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में से ही होगा कोई। ठीक है, आगे बढ़े। The GST Council shall make recommendation। GST काउंसिल टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन देगी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को। एक्सक्यूज मी, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशन को अगर एक्सेप्ट करती हैं तो उसको नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई किया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो जो अमेंडमेंट है हमारे जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट में एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब ये क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकती हैं, ठीक है, ये एग्जाम में एक एमसीक्यू बन सकता है, फटाफट मैं कराता हूं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं है। Tax, cess, surcharge levied by union, state government and local bodies which may be subsumed in the goods and service tax। ठीक है, जो हमने कहते कि 17 टैक्सेस को सबज्यूम कर दिया गया है, तो इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, जीएसटी काउंसिल ने दी थी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्ट। ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा या जिन्हें जीएसटी में टैक्स फ्री रखा जाएगा। मॉडल जीएसटी टैक्स लॉज, प्रिंसिपल, लेवी अपॉर्शनमेंट, मतलब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर ही सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड यूनियन जीएसटी को बनाया गया है, फिर रिस्पेक्टिव स्टेट ने उसको बेटा पास किया। मतलब जो कानून बनाने का अधिकार था वो जीएसटी काउंसिल के पास था, वो ड्राफ्ट करें, उन्होंने ड्राफ्ट किया था एक एक सेक्शन। Threshold limits of the turnover below which goods and services may be exempted from goods and service tax। पहले तो कहा गया कि जीएसटी काउंसिल बताएगी कि किन गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, किन को एग्जाम्प्ट रखा जाएगा। फिर यह भी कहा गया कि अगर वो टैक्सेबल है तो फिर यह भी बताया गया कि आपकी एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी। जैसे इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन लिमिट होती है ना, तो ऐसे ही यहां बताई जाएगी एग्जाम्पशन लिमिट। वो 10 लाख भी है, वो 20 लाख भी है, ये 40 लाख रुपए भी है। ये कौन रिकमेंड करती है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। ठीक है, द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लो रेट, ब्रांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अलग अलग रेट। देखो जीएसटी में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का इंडिविजुअल रोल नहीं है। भाई जीएसटी काउंसिल किसकी बनाई गई है, सेंटर को 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज को एक एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये व्यक्ति खुद बैठ के तो कहते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर जीएसटी के कानून को बना रहे हैं। ये दोनों, सभी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जीएसटी काउंसिल में, तो यही लोग तो बना रहे हैं। तो यही लोग कहते हैं कि जीएसटी में चेंजेस होना चाहिए, फिर ये रिकमेंडेशन दी जाती हैं, फिर अकॉर्डिंगली ये अमेंडमेंट हो जाती हैं जीएसटी एक्ट जितने भी इंडिया में बेटा एप्लीकेबल हैं। स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड रेज्ड एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द नेचुरल क्लैमिटी और डिजास्टर। इनके पास पावर है कि टाइम टू टाइम वो जीएसटी में कोई स्पेशल टैक्स लेवी कर सकती हैं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल क्लैमिटी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ, ये आगे आएगा। ये 11 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेटा 11 स्टेट्स हैं। इन्हें कहा जाता है स्टेट्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्टेट्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये आगे आएगा, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, लेवी के चैप्टर में ये देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अभी याद कर लो या बाद में याद कर लेना, इसका जीएसटी से कोई लिंक, काउंसिल से लिंक नहीं है। ठीक है, एनी अदर मैटर। तो यस, इसके ऊपर एक वाइड चांसेस हैं शायद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जीएसटी काउंसिल करती क्या है, उसको क्या क्या काम करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a duty or which of the following is not a part of GST council work। उन्होंने 3 तो यहां से दे दी,
और एक दे दिया कलेक्शन ऑफ जीएसटी। भाई कलेक्शन करना जीएसटी काउंसिल का काम कोई है? वो तो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कुछ इस तरह का आपका बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जीएसटी में है बेटा, अभी जो पेट्रोलियम है, ठीक है, 5 जो वेरिएंट है पेट्रोल के, कौन कौन से? अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई डीजल स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे पेट्रोल कहा जाता है, नेचुरल गैस एंड एविएशन ट्रिबाइल फ्यूल एटीएफ, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इसके ऊपर फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा। तो जीएसटी काउंसिल बताएगी कि किस डेट से इन 5 प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी शैल बी लेविड ऑन दीज 5 फ्यूल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। 6 पॉइंट को छोड़ देना। अब लास्ट पॉइंट जो एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट 7, पॉइंट 8 एंड पॉइंट 9, बस यहां तक पढ़ना है, इसके बाद मत पढ़ना जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। यहां से रिपीटेशन हो रहा है, इसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ। वो पहले उन्होंने यहां तक के जो पॉइंट्स है ना, ये जो मैंने साइट अभी ओपन की थी, वहां पर जाओगे तो अबाउट अस में ये सारी चीज लिखी हुई है, वहां से कॉपी पेस्ट कर ली और फिर उसके बाद इन्होंने उसको यहाँ एनालाइज किया। तो इसको छोड़ देना, जितना कराया सिर्फ उतना ही याद रखना एग्जाम के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, quorum 1/2 of the total number of members of goods and service tax council shall constitute the quorum at its meeting, ठीक है। 1/2 of total number of members, तो भाई टोटल कितने थे? अभी हमने बात की 33 थे ना, ठीक है, टोटल 33 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हैं चेयर पर्सन, ठीक है। और 1 आउट ऑफ 31 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, उनमें से जो एक व्यक्ति होगा वो होगा वाइस चेयर पर्सन। तो टोटल 33 मेंबर्स हैं। कोरम के लिए 1/2 की रिक्वायरमेंट है। 1/2 यहाँ पर मतलब 1/2 की अगर हम बात करें तो कितने होंगे यहाँ पर बेटा? 17 होंगे एट प्रेजेंट, ठीक है, 17 होंगे। जब 17 मेंबर्स होंगे तो कोरम हो जाएगी। Goods and Service Tax Council shall determine the procedure in performance of its function, ये छोड़ दो। पॉइंट नंबर 7 हो गया। 8 तो ये बच्चे इसके ऊपर आपका एमसीक्यू बन सकता है। Every decision of the Goods and Service Tax Council shall be taken at meeting by majority of not less than 3/4 of the weightage, 3/4 of the weightage, ठीक है, वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इस पर आता हूं, पहले इसको समझो। एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल बी मीटिंग बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटेड। अब ये वेटेड वोट कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किसी डिसीजन को पास करना है तो उसके लिए बेटा मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। वो मेजोरिटी कितनी है? 3/4 मेजोरिटी। अब यहाँ पर जो 3/4 मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3/4 मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि 33 में से 3/4। अगर 33 में से 3/4 की बात करें तो ये आते हैं 25 मेंबर। नहीं, यहाँ 25 मेंबर की बात नहीं हो रही है, यहां पर वर्ड है वेटेड। अभी वेटेड कैसे निकाले जाते हैं? पहले तो एक एमसीक्यू कि जो डिसीजन पास करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मेजोरिटी। और मेजोरिटी कितनी? एटलीस्ट 3/4। 3/4 किस चीज का? वेटेड वोट्स। अब वेटेड वोट्स कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। किसके? मेंबर्स प्रेजेंट, जितने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने वोट किया है। तो बेसिकली जितने वोट पड़े हैं उस वोट का, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनमें से जितनों ने वोटिंग की है, ठीक है। हो सकता है वहां पर 33 अवेलेबल हैं, सबने वोटिंग की है। हो सकता है 33 हैं जिसमें से एक या दो वॉकआउट कर गया वोटिंग के टाइम, उसने वोट नहीं किया। तो जितने वोट किए हैं, तो जितने वोट हुए हैं उसमें से कितना? 3/4 वेटेड। 3/4 ये वर्ड याद रखना, वेटेड वोट्स से मेजोरिटी होगी। अब यहां पर वेट क्या है? इन्होंने कहा भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर तो केवल 2 हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर तो कितने हैं? केवल 2 हैं। मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2 मेंबर हैं उनका वेट किसके बराबर होगा? इक्वल टू 1/3।
टोटल है 33, जिसमें से 2 हैं यूनियन गवर्नमेंट के और 31 है स्टेट गवर्नमेंट के। तो बेटा ये जो 2 मेंबर्स हैं, इनके वोट की जो पावर है वो 2/33 नहीं है, इनके वोट की पावर होगी 1/3। और ये जो बाकी 31 मेंबर्स हैं, वैसे तो पावर होनी चाहिए 31 डिवाइड बाय 33, बेटा ये परसेंटेज आती है 94% अप्रोक्सीमेटली, मतलब 93.93। मतलब अगर हम इन जनरल बात करें तो 31 मेंबर आउट ऑफ 33 की जो वेटेज होती है, परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज होता है 93.93। मगर नहीं, इन्होंने कहा कि भाई आपकी जो वेटेज मानी जाएगी वो मानी जाएगी 2/3। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेशन करनी है उसमें आपको नहीं जाना है, क्योंकि एक भी मेंबर ऊपर नीचे होगा तो जो वेट है बेटा वो चेंज होता चला जाएगा। तो इन शॉर्ट पहली बात तो ये समझो, जो यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट्स हैं, जो 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी जो 2 वोट हैं उसकी वेटेड, उसका वेट कितना होगा टोटल में 1/3, और इसका वेट कितना होगा 2/3 होगा। डन। और आगे अगर बढ़ें, किस तरीके से, सॉरी, कितने परसेंट पर हमारा डिसीजन पास होगा, कम से कम 3/4। तो बेटा 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ 33 नहीं है, वो 3/4 इनके बेसिस पर वेटेड कैलकुलेट किया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, वो कैलकुलेशन नहीं सीखनी है आपको, सिर्फ परसेंटेज याद रखनी है। ठीक है, तो कोरम के लिए 1/2। हाँ, यहाँ वेटेड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं सिंपल है कि अगर 33 है तो 33 डिवाइड बाय 2, 17 मेंबर्स होंगे तो कोरम हो गया। ठीक है, मीटिंग शुरू हो जाएगी। मगर वोटिंग के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर हैं, उनके वोट की जो परसेंटेज मानी जाएगी वो 1/3 मानी जाएगी। बाकी 31 मेंबर्स की वेटेज कितनी मानी जाएगी, 2/3 मानी जाएगी। और इनके वेट के बेस पर, इनके एवरेज के बेस पर कम से कम 3/4 वेटेड वोट जब होंगे तब किसी डिसीजन को पास माना जाएगा। मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों किसी मुद्दे पर बेटा दोनों किसी मुद्दे पर, अगर हम कहें दोनों किसी मुद्दे पर वन माइंड नहीं होंगी, कंसेंट नहीं देंगी, तब तक जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा इस चीज को, है ना। क्योंकि कितनी चाहिए वोटिंग पावर, हमें चाहिए 3/4। तो सर इनके पास पावर है 1/3, इनके पास है 2/3। तो जब तक ये लोग आपस में मिलकर एक डिसीजन नहीं देंगे तब तक वो जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो डिसीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। ये इस लेक्चर में जो भी कराया है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स का खेल हो रहा है बेटा सारा। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स का खेल हो रहा है। तो जो स्टेट्स वाला पॉइंट है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जो नंबर थे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के उनके ऊपर एमसीक्यू आपका बन सकता है। जीएसटी के मेंबर्स कौन है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स है प्रेजेंटली वो बताया, उनके ऊपर नंबर के ऊपर, हाँ मॉड्यूल में नहीं है ये, हमने डायरेक्ट जीएसटी काउंसिल के साइड से हमने बोरो किया, वहां से आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कोरम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कितनी वेटेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वोट की, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो टोटल ये हमारे पास रहेगा, और एक क्वेश्चन इस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर वाइड एक्सपेक्टेशन है कि शायद इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से कुछ कुछ डेफिनेशंस हमें शुरू करनी है, ठीक है, मेन सीजीएसटी एक्ट की। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।